हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एकलव्य ऑफिशियल। देखिए स्टूडेंट्स, आपको इस चैनल पे क्लास 11 12 बीएससी एमएससी फिजिक्स की टॉपिक्स की सुपर इजीएस्ट एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 12 चैप्टर 2 का इफेक्ट ऑफ पार्शियली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस। देखिए, इसके पहले वाले जो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, डाइलेक्ट्रिक मीडियम को दो पैरेलल प्लेट्स के बीच में हमने प्लेस किया था और वहां पे कैपेसिटेंस को कैलकुलेट किया था। यहां पे भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम को ही प्लेस करना है, लेकिन ये कंप्लीटली फिल्ड नहीं, पार्शियली फिल्ड करके उसका कैपेसिटेंस निकालना है। तो कहने का मतलब ये है कि कंप्लीट डाइलेक्ट्रिक को यहां पे प्लेस नहीं करना है, थोड़ा सा डाइलेक्ट्रिक स्लैब को प्लेस करना है, आधी जगह पे पार्शियली फिल्ड करना है, कुछ जगह छूटी रहेगी, कुछ जगह पे डाइलेक्ट्रिक स्लैब को प्लेस करेंगे और देखेंगे कि पार्शियली डाइलेक्ट्रिक स्लैब को प्लेस करने से क्या कैपेसिटेंस पे फर्क पड़ता है, कैपेसिटेंस क्या निकल करके आती है, ये चीज हमको यहां पे कैलकुलेट करना है। तो ये दो पैरेलल प्लेट्स हमने कंसीडर किया हुआ है और इस दोनों पैरेलल प्लेट्स पे एक प्लेट पे हमने क्या मान लेना है, पॉजिटिव चार्ज है, और उतना ही दूसरे प्लेट पे क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज हो जाएगा। क्लियर। अब इन दोनों प्लेट्स के बीच में हमने क्या करना है, एक स्लैब रखना है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखना है। बट उसके पहले ये पॉजिटिव है तो इसकी कुछ सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी, तो ये पॉजिटिव, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या मान लेंगे यहाँ पे हम, सिग्मा। जो इसका एरिया, प्लेट का जो एरिया होगा उसको ए मान लिया जाएगा। तो अगर ये प्लस चार्ज है तो प्लस सिग्मा, और ये माइनस चार्ज है तो यहाँ पे इसको हम माइनस सिग्मा इस तरीके से कंसीडर कर सकते हैं। अगर इस प्लेट का एरिया ए कंसीडर किया तो इस प्लेट का भी एरिया हमने क्या कंसीडर कर लेना है, ए कंसीडर कर लेना है। अब ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंट्रोड्यूस होगी उसका जो डायरेक्शन होगा पॉजिटिव टू निगेटिव, तो जो इसका डायरेक्शन होगा वो इस तरीके से होगा। और जो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जो इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी विदाउट अभी कोई डाइलेक्ट्रिक प्लेस नहीं कर रहा है तब के केस में, तो उसको हमने क्या कंसीडर किया हुआ था, ई नॉट कंसीडर किया हुआ था। तो लास्ट लेक्चर में जो कंसीडर किया हुआ था वही कंसीडरेशन हम लेकर के चल रहे हैं। तो ई नॉट जो है आपकी वो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो दोनों प्लेट्स के बीच में है। अब हम क्या करेंगे कि इसमें डाइलेक्ट्रिक मीडियम, डाइलेक्ट्रिक एक स्लैब को इंट्रोड्यूस करेंगे जो फुलफिल्ड नहीं होगी, पार्शियली फिल्ड होगी। तो यहां पे एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम हम यहां बनाते हैं, पार्शियली फिल करते हैं उसको। इस तरीके से और ये जो स्लैब हमने यहां पे फिक्स किया हुआ है, इस स्लैब की जो थिकनेस हम कंसीडर कर लेंगे, वो क्या कंसीडर करेंगे, टी कंसीडर कर लेंगे। कि स्लैब की थिकनेस जो है, इसको थोड़ा मैं बड़ा लिख देता हूं, ये टी है। क्लियर। और जो हमारा जो डिस्टेंस है, मतलब जिस डिस्टेंस पे ये प्लेट हमारी सेपरेटेड है, वो हम क्या कंसीडर कर लेते हैं, डी। यही कंसीडर करके हम चल ही रहे थे। तो इसका हमें क्या अब कैलकुलेट करना है, कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है दो प्लेट्स के बीच में, जब हम पार्शियली डाइलेक्ट्रिक मीडियम, डाइलेक्ट्रिक स्लैब को यहां पे प्लेस कर रहे हैं, तो क्या इसका कैपेसिटेंस होगा। तो कैपेसिटेंस निकालने के लिए, अब देखिए कैपेसिटेंस जब हमको निकालना है तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो C = Q अपॉन में V होता है। यानी अल्टीमेटली हमको क्या चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस V चाहिए दोनों प्लेट्स के बीच में। तो कैपेसिटेंस निकालने के लिए V कैलकुलेट करना पड़ेगा, और V जितना आएगा निकाल करके इसी फॉर्मूला में रख देंगे तो कैपेसिटेंस निकल जाएगा। बट उसके पहले देखिए कुछ थियरी है, उसको कैसे हम लोग लिख करके आएंगे एग्जाम में। व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस T is less than D is introduced between the plates, the molecules in the slab get polarized in the direction of electric field E naught। अब ये कह रहा है कि अब जैसे ही आप एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को जिसका थिकनेस इस D से हमेशा कम होगा, उसको जब प्लेस करते हैं तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पोलराइज हो जाएंगे। ये बेसिक कंसेप्ट है। जैसे ही हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब को प्लेस करेंगे तो इसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, जब इसको रखा जाता है तो इसके मॉलिक्यूल्स पोलराइज हो जाते हैं। ठीक है। और किस डायरेक्शन पोलराइज होंगे, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है उसी डायरेक्शन में पोलराइज होंगे।
देयरफॉर द इफेक्टिव फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक, तो जो इफेक्टिव फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक होगा वो कितना होगा, मतलब जो स्पेस आपका बाहर है उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो ई नॉट है, बट डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी होगी, उसको हम इफेक्टिव फील्ड भी कहते हैं। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो k टाइम्स रिड्यूस हो जाती है, जैसा कि पिछले लेक्चर में मैं पूरा एक्सप्लेन किया हूं। तो जो डाइलेक्ट्रिक के अंदर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड वो होगी वो k टाइम्स रिड्यूस हो जाती है। तो ई नॉट अपॉन में क्या हो जाएगा k, तो इसके अंदर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो k टाइम्स रिड्यूस हो जाएगी, तो उसकी जो वैल्यू आती है ई नॉट अपॉन में k आती है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं देयरफॉर द इफेक्टिव फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक इज, यहां पे ई नॉट अपॉन में k के ये बराबर होगी। ठीक है, आउटसाइड द डाइलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन्स, और डाइलेक्ट्रिक के अगर बाहर आउटसाइड की बात की जाए तो वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई नॉट ही है, जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हैं, रिमेन्स ई नॉट आप लिख सकते हैं। देयरफॉर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स इज, अब ये क्या कर रहा है, दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कीजिए। क्यों कैलकुलेट कीजिए, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे तभी हमारा कैपेसिटेंस निकलेगा। तो हम ऑलरेडी ये जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड, जो बीच का स्पेस है उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है, उसकी जो वैल्यू होती है वो सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होती है, और सिग्मा की वैल्यू हम जानते हैं क्यू अपॉन में ए होती है। इस वैल्यू को उठा के यहां रखेंगे तो ई नॉट इज इक्वल टू क्यू अपॉन में ए एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी। तो ये किसकी वैल्यू है, ये उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है जो इस स्पेस में है, जो डाइलेक्ट्रिक के बाहर वाले आउटसाइड स्पेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू है ई नॉट इक्वल टू क्यू अपॉन में ए एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पे हमको पोटेंशियल बेसिकली कैलकुलेट करना है कैपेसिटेंस निकालने के लिए। तो देखिए पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे सबसे पहले हमको ये देखेंगे कि पोटेंशियल दोनों प्लेट्स के बीच में इसके आउटसाइड में कितना है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब के आउटसाइड में पोटेंशियल कितना है, और फिर देखेंगे पोटेंशियल इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब में कितना है। तो दोनों का पोटेंशियल अलग अलग कैलकुलेट करके दोनों को हम प्लस करेंगे, तब जाके हमारा नेट पोटेंशियल निकलेगा इन दोनों प्लेट्स के बीच का। ठीक है, एक बार फिर से मैं बता रहा हूं, सबसे पहले जब हमको पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे दो केस बन रहा है। एक तो पोटेंशियल डिफरेंस आपको कैलकुलेट करना है दोनों प्लेट्स के बीच का, जहां पे ये स्पेस खाली है उसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, उसका पोटेंशियल कितना होगा, और फिर एक बार इस स्लैब का पोटेंशियल निकालना होगा कितना है, और दोनों पोटेंशियल को उठा के जोड़ देना होगा, तब आपका टोटल पोटेंशियल निकलेगा इन दोनों प्लेट्स के बीच का। ठीक है, तो जो हमारा पोटेंशियल होगा उसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए V इज इक्वल टू, अब देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है पोटेंशियल का, E इक्वल टू V इक्वल टू E इंटू डी होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू जो इसका आपका जिस डिस्टेंस से सेपरेटेड, यही फॉर्मूला होता है हमारा। बट यहाँ पे ये कंसीडर नहीं किया है, यहाँ पे कंसीडर क्या किए हैं, यहाँ पे कंसीडर किए ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर किए हैं। ठीक है, तो पहले हम वो पोटेंशियल के बारे में बात करते हैं जो इस खाली स्पेस में है। तो खाली स्पेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई नॉट है इंटू, अब इसका डिस्टेंस कितना होगा, अब बीच में ये भी आप इंट्रोड्यूस किए हुए हैं, तो जो खाली स्पेस है वो कैसे निकलेगा, तो पूरा डी है और डी में से इस टी को माइनस कर दिया जाएगा, तो जो खाली स्पेस है वो आ जाएगा, तो डी माइनस टी हो जाएगा, तो ई इंटू डी माइनस टी हो जाएगा, है ना। फॉर्मूला सेम वही फॉर्मूला है, v इक्वल टू ई इंटू डी वाला ही फॉर्मूला है, बस ई की जगह पे ई नॉट रख दिया गया है और डी की जगह पे डी माइनस टी रख दिया गया है, क्योंकि जो खाली स्पेस है उसके लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं। अब इसमें प्लस करेंगे, ये किसका पोटेंशियल डिफरेंस था, ये उसका पोटेंशियल डिफरेंस था जहां पे स्पेस आपकी खाली थी, जहां पे डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं था, ये उसका पोटेंशियल डिफरेंस है। अब क्या करेंगे, इसमें किसका पोटेंशियल डिफरेंस प्लस करेंगे, तो सबसे पहले ये निकाल लिया, अब इसका निकालेंगे, अब इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब का पोटेंशियल निकालेंगे और इसका निकाल करके इसमें प्लस कर देंगे, तो टोटल हमारा पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। तो ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब का जो पोटेंशियल होगा वो कैसे होगा, इसका भी फॉर्मूला सेम वही रहेगा। कौन सा फॉर्मूला रहेगा, E इज इक्वल टू V इज इक्वल टू E इंटू डी। तो E क्या है यहाँ पे, देखिए अब डाइलेक्ट्रिक स्लैब का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E नॉट अपॉन में K है, तो लिखेंगे E नॉट अपॉन में K इंटू कितने डिस्टेंस से सेपरेटेड, मतलब कितने दूरी में ये स्थित है, तो हम क्या माने हुए हैं, थिकनेस T माने हुए हैं, तो D की जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, T आ जाएगा। तो ये आपका टोटल पोटेंशियल डिफरेंस हो गया इन प्लेट्स के बीच का, जहां पे डाइलेक्ट्रिक पार्शियली फिल्ड है, वो आपका पोटेंशियल ये हो गया। अब यहां से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, ई नॉट कॉमन ले सकते हैं, तो V इक्वल टू, अगर आप ई नॉट यहां से कॉमन ले ले
तो क्या निकलेगा, डी माइनस टी प्लस टी अपॉन में के, यही निकलेगा, ये तो निकलेगा। अगर यहां से अगर हम ई नॉट कॉमन ले लेते हैं तो ये डी माइनस टी यहां बचेगा प्लस टी अपॉन में के बच जाएगा। अब ये पोटेंशियल हमारा निकल गया। इस इक्वेशन को अगर हम 1 कह दें, इस इक्वेशन को अगर हम 2 कह दें, तो हम ये कह सकते हैं यूजिंग इक्वेशन 2 in 1 वी गेट, क्योंकि यही पोटेंशियल कैलकुलेट करना था, इसकी वैल्यू उठा के यहां रखेंगे तो कैपेसिटेंस मिल जाएगा। तो यूजिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 वी गेट, तो क्या निकलेगा यहां पे देखिए जरा, ये हो जाएगा C इक्वल टू क्यू अपॉन में ई नॉट डी माइनस टी प्लस टी अपॉन में के। तो ये निकल गया कैपेसिटेंस किसका, ये कैपेसिटेंस किसका निकल गया, ये निकल गया उस इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब को जब हम पार्शियली फिल्ड किए तो उसका कैपेसिटेंस निकला। अच्छा, इसको हम थोड़ा सा और कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो ई नॉट है, ये ई नॉट की वैल्यू हम जानते हैं क्या है, क्यू अपॉन में ए एप्सिलॉन नॉट। तो अब इस वैल्यू को यहां पे रख करके थोड़ा सा और कैलकुलेट किया जा सकता है। तो यहां से थोड़ा सा और हम कैलकुलेट कर देते हैं। यहां पे देखिए, तो यहां से देखिए, तो अगर यहां से ई नॉट की वैल्यू रखें तो हो जाएगा C इक्वल टू क्यू अपॉन में, अब इस E की वैल्यू को रखते हैं Q अपॉन में A एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन में A एप्सिलॉन नॉट, और ये वैल्यू उसी तरीके से D माइनस टी प्लस टी अपॉन में K, ये वैल्यू आपकी उसी तरीके से है। तो ये Q से Q कट जाएगा। अब ये A एप्सिलॉन नॉट ऊपर आ जाएगा, जरा देखिए क्या आ जाएगा यहाँ पे, C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में d माइनस टी प्लस टी अपॉन में के, ये वैल्यू आपके निकल के आ जाएगी। तो ये जो वैल्यू है, ये जो कैपेसिटेंस की वैल्यू निकल करके आ रही है, ये उस कैपेसिटेंस की वैल्यू है। किसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू, जहां पे हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब को पार्शियली प्लेस किया हुआ है, ये उस कैपेसिटेंस की वैल्यू है। तो जब हम कभी भी डाइलेक्ट्रिक स्लैब को पार्शियली फिल्ड करते हैं दो प्लेट्स के बीच में, तो जो उसकी कैपेसिटेंस की जो वैल्यू आती है वो क्या आती है, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी माइनस टी प्लस टी अपॉन में के निकल करके आती है। अच्छा, यहां से हमको दो जो केसेस हमने अभी जस्ट पढ़े हुए हैं, क्या कौन से केसेस पढ़े हुए हैं यहाँ पे हमने अभी जस्ट लास्ट 2 लेक्चर जो मैंने अपलोड किया है, तो उसमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और इफेक्ट ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो दो पैरेलल प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम को प्लेस किए हैं, तो वहां पे कैपेसिटेंस का क्या प्रभाव है ये हमने एक्सप्लेन किया है, और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना निकलता है वो हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो उन्हीं दोनों लेक्चर के केसेस को इस फॉर्मूले से हम आसानी से वेरीफाई कर सकते हैं। कैसे, तो देखिए, जब हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात कर रहे थे, तो उसमें किसी प्रकार का कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं था, नॉर्मल केवल पैरेलल प्लेट्स थे इस तरीके से, और उसका कैपेसिटेंस कैलकुलेट किए थे। तो वहां पे जब ये था ही नहीं तो T 0 हो जाएगा। तो उस केस में अगर हम T 0 पुट करते हैं यहां पे, और यहां पे हम 0 पुट कर देते हैं, तो वैल्यू क्या निकल के आएगी, C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D निकल के आएगी सीधे सीधे। तो मैं थोड़ा सा इसको लिख करके बताता हूं, देखिए 1 मिनट मैं इसको बिठाता हूं। देखिए, ये तो आपका ये वैल्यू हो गई, यहां तक आप नोट कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें, देखिए इस तरीके से जो हमने पिछला केस डिस्कस किया हुआ है, कौन सा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, उसमें जो थिकनेस T थी वो क्या थी, उसके लिए 0, क्योंकि उसमें किसी प्रकार का कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं था। तो अब इस T इक्वल टू 0 को यहां पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D माइनस 0 अपॉन में K, यानी क्या हो जाएगा, C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस थी इतनी तो निकल के आ रही थी। इट मींस ये केस वेरीफाई हो गया हमारा। और एक और जो हमारा केस था हमारा, जिसमें हम क्या कर रहे थे, डाइलेक्ट्रिक मीडियम को पूरे होल प्लेट में प्लेस कर दे रहे थे, तो जो T था वो D के बराबर हो जाएगा, क्योंकि एक भी जगह नहीं छोड़ रहे थे, पूरे जगह पे डाइलेक्ट्रिक मीडियम को हम भर रहे थे। तो जो सेकंड केस है हमारा वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम का था, जो लास्ट में हमने पढ़ा है उसको भी वेरीफाई कर लेते हैं। तो फॉर डाइलेक्ट्रिक मीडियम, तो इस केस में क्या कर रहे थे, जितना T है
पूरे के पूरे होल स्पेस में वो भरा हुआ था, तो टी बराबर डी कर सकते हैं, है ना। पूरे जितना आपका डिस्टेंस डी है ना, पूरे में वो भरा हुआ था डाइलेक्ट्रिक। जस्ट अभी कल के लेक्चर में अपलोड किया हूं, उसी की मैं बात कर रहा हूं। तो यहाँ पे जो टी इक्वल टू डी है, तो अब इस वैल्यू को टी की जगह पे डी यहाँ पे हम रखेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, जरा देखिएगा क्या वैल्यू हमारी निकलेगी। तो ये हो जाएगा सी इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में, ये हो जाएगा डी माइनस, अब टी की जगह पे डी रखना है, तो डी प्लस डी अपॉन में के, तो ये कट जाएगा, तो डी अपॉन में के ऊपर चला आएगा, क्या वैल्यू आ जाएगी, सी इक्वल टू के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी, ये निकल के आएगी। और यही तो केस था, इतनी ही तो कैपेसिटेंस की वैल्यू निकल रही थी, किसके लिए, और डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो दोनों प्लेट्स के बीच में हम भर दे रहे थे। अभी जस्ट कल के जो लेक्चर में मैंने अपलोड किया है, सेम वही वो चीज आपका फॉर्मूला निकल गया, वही चीज वेरीफाई हो गई। यानी इस केस से, इस पार्शियली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक मीडियम से, ये दोनों केस हमने यहां पे वेरीफाई कर लिया। अब इसके जो दो स्पेशल केसेस हैं, क्या दो स्पेशल केसेस हैं, एक केस तो है आपका कि जब इसमें एक की जगह दो की जगह तीन, इस तरह से पार्शियली डाइलेक्ट्रिक स्लैब को हम प्लेस कर देते हैं, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी। और दूसरा, अगर मेटल का स्लैब इसमें अगर प्लेस कर दिया जाता है, तो उस कंडीशन में कैपेसिटेंस के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, अब वो हमको देखना है। तो इसको मैं थोड़ा सा रब करता हूं, फिर हम देखते हैं कि दो केसेस में कैपेसिटेंस क्या निकल के करके आती है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें दो स्पेशल केसेस हैं। अब ये इन दोनों स्पेशल केस में, पहले स्पेशल केस में क्या कह रहा है, when a number of dielectric slab are inserted between the plate। अब देखिए इसमें 2, 3, 4 जितने मर्जी उतने नंबर ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब के प्लेट्स जो इसमें इंसर्ट कर दिए गए हैं। ये जो दोनों प्लेट है वो डी डिस्टेंस पे सेपरेटेड है, और इन दोनों स्लैब का जो थिकनेस है वो T1 और T2 है। डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट्स इन दोनों के K1 और K2 रिस्पेक्टिवली, ये इसमें कंसिडर किया गया है, ये माना गया है इसमें, ठीक है। तो जो हमारा कैपेसिटेंस अभी जस्ट निकला था, वो कितना निकला था, सी इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी माइनस टी प्लस टी अपॉन में के। तो इसमें एक टी का कंपोनेंट माइनस हो रहा था और टी अपॉन में के कंपोनेंट प्लस हो रहा था। तो सिंपली, एकदम सिंपल इसी तरीके से इसको भी लिख देना है। इसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, तो ये सी इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी माइनस, अब देखिए टी माइनस और डी माइनस, टी इसमें माइनस हो रहा है, तो इसमें T1 T2 माइनस कर देंगे, तो T1 T2 को माइनस कर दिया जाएगा, और T अपॉन में K कंपोनेंट प्लस हो रहा है, तो सिंपली एकदम इसी तरीके से प्लस T1 अपॉन में K1 प्लस T2 अपॉन में K2 कर देंगे। तो ये जो हमारा कैपेसिटेंस निकल करके आएगा, ये इन दो डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो पार्शियली फिल्ड किया गया है इन दोनों प्लेट्स के बीच में, उसका कैपेसिटेंस निकल के चला आएगा। और अगर ऐसे ही इसमें K3 एक और होता है इसमें स्लैब, तो क्या करते, D माइनस T1 माइनस T2 माइनस T3 प्लस T1 अपॉन में K1 प्लस T2 अपॉन में K2 प्लस T2 अपॉन में K3, इस तरीके से कर देते। 4 होता तो T4 अपॉन में K4 हो जाता है। इस तरीके से आप कैपेसिटेंस का फॉर्मूला बना सकते हैं। जो दूसरा केस है वो क्या है, अब ये कह रहा है कि दूसरे केस में दोनों प्लेट्स के बीच में एक मेटालिक स्लैब इंसर्ट कर दिया गया है, तो इसका कैपेसिटेंस कितना होगा। तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब जब इंसर्ट किया गया तो इसका कैपेसिटेंस कितना होगा, तो देखिए एयर के लिए जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो 1 होता है। एयर के लिए जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो क्या होता है, 1 होता है। वाटर के लिए क्या होगा, वाटर के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 होता है। वही अगर मेटल की बात किया जाए तो मेटल के लिए जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो इनफाइनाइट होता है। आ रही बात समझ में, मतलब जो K की वैल्यू होगी वो इनफाइनाइट होगी फॉर मेटालिक स्लैब। तो अब मेटालिक स्लैब में अब K की वैल्यू बस इनफाइनाइट यहां पे पुट कर देनी है, सेम वही फॉर्मूला है। तो C इक्वल टू ए एप्सिलॉन या एप्सिलॉन ए अपॉन में D माइनस टी प्लस टी अपॉन में इनफाइनाइट, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। फॉर्मूला क्या हमारा बनेगा, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में D माइनस टी, यही तो बनेगा फॉर्मूला हमारा। तो ये जो फॉर्मूला हमारा बन रहा है ये वैल्यू 0 हो जाएगी, इनफाइनाइट से डिवाइड है, ये वैल्यू 0 हो जाएगी, ये फॉर्मूला हमारा बनेगा। तो ये जो कैपेसिटेंस निकल के आ रहा है ये वो कैपेसिटेंस है जब हम मेटालिक स्लैब को इन दोनों प्लेट्स के बीच में इंसर्ट कर रहे हैं। बात समझ में आ गई। तो उम्मीद करूंगा सभी बच्चों को आज की क्लास समझ में आई होगी। अगर समझ में आई हो बेटा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा फॉर मोर अपडेट्स एंड नोट्स, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच।